आप सभी का आज के हमारे ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। व्याख्यान श्रृंखला थी जिसमें हम चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे। आज हम चित्रकला के 5वें तत्व पोत का अध्ययन और अनुशीलन इस व्याख्यान श्रृंखला में करेंगे। पोत जो तत्व है, तो पोत का क्या अभिप्राय है, पोत का क्या वर्गीकरण है और किस तरह से वह कलाकृति में सहायक है, इन सब का अध्ययन और अनुशीलन हम इस ई व्याख्यान के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। किसी भी वस्तु या पदार्थ के जो धरातल का वास्तविक गुण है वह पोत कहलाता है। कला तत्व में पोत का जो अर्थ है वह होता है बुनावट। एक तरह से वयन या बुनावट, जब हम किसी भी धरातल पर साधारणतया उस धरातल को छू कर के महसूस करते हैं तो किसी भी धरातल का गुण, कोई खुरदरा है, कोई समतल है, कोई चिकना है, किसी का जो धरातल है एक तरह से सपाटपन लिए हुई है, कोई कितना चिकनापन लिए हुई है, कोई कितना खुरदरापन लिए हुई है, कोई उबड़ खाबड़ धरातल है, इन सब का अध्ययन हम पोत के द्वारा प्राप्त करते हैं। पोत साधारणतः किसी भी वस्तु के धरातल के वास्तविक गुण को कहते हैं और यह वास्तविक गुण कलाकृति में किस तरह से स्पष्ट होता है, किस तरह से पोत की सहायता से कलाकृति में स्पष्ट होता है, यह सब पोत के अंतर्गत आता है। कला तत्व में पोत का विशेष महत्व है, अतः चित्रकार को इसके प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य है। हर पदार्थ के अपने गुण होते हैं। अब जैसे पत्थर है वह कठोर है और ठोस, तो वह नरम नहीं दिखाया जाना चाहिए। हर विचार के लिए उसके अनुकूल पदार्थ जनित एक आकार होता है और उसके अंतर्गत ही कुछ पोत होते हैं जो उस पदार्थ के अनुकूल होते हैं। उन्हीं का प्रयोग हम कलाकृति में साधारणतः करते हैं। चित्रकार पोत के प्रयोग में विशेष कुशलता प्राप्त करना अनिवार्य रहता है। चित्रतल पर यथार्थ अंकन की दृष्टि से पोत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोत विविधता से अंतराल को गति प्रदान कर उसकी एक रसता को समाप्त किया जा सकता है। चित्रकार द्विआयामी धरातल पर जैसे कपड़ा, मिट्टी, ताड़पत्र, भित्ति, कैनवास इत्यादि पर अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाता है और उनके स्वाभाविक पोत का प्रयोग वह अपनी अभिव्यक्ति हेतु करता है। धरातल की संपूर्ण अभिव्यक्ति को पोत के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। चिकनेपन, खुरदरेपन, रुई, तेल, पत्थर इत्यादि का अंकन पोत द्वारा ही रूप भेद को प्राप्त करता है। अभिव्यक्ति चित्रकार प्राचीन समय से ही प्रयोग करता है, क्योंकि कला मात्र दृष्टिगत न होकर कलाकार की अनुभूतियों के साथ बंध कर भी चली है। पोत साधारणतया 3 प्रकार का है। पोत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राप्त, अनुकृत और सृजित पोत। अब है प्राप्त पोत को हम प्राकृतिक पोत भी कहते हैं। प्राप्त पोत को हम यहाँ प्राकृतिक पोत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी धरातल आ जाते हैं जो प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होते हैं या पाए जाते हैं। पदार्थ चित्रण में इसका अध्ययन स्पर्श करके भी किया जाता है, जैसे पुष्प, पत्र, फल इत्यादि। इस तरह से यह प्राकृतिक पोत के अंतर्गत आते हैं। अनुकृत पोत से तात्पर्य पद्धति पदार्थ चित्रण में प्रतिकृति अंकन हेतु चित्रकार इसका प्रयोग करता है। अनुकृत यानी जैसा दिखाई देता है वैसा उसकी हुबहू नकल करना अनुकृत पोत होता है। क्योंकि प्रकृतिदत्त पोत का अध्ययन कलाकार पहले ही कर लेता है, अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव भी प्रकट किए जा सकते हैं। तो अनुकृत पोत से आशय है जो प्रकृति प्रदत्त पोत होते हैं या कृत्रिम जो पोत होते हैं उनकी हुबहू नकल करके उन जैसा उनका अनुकरण करके जब हम किसी पोत को प्राप्त करते हैं तो वह अनुकृत पोत कहलाता है। किसी भी पदार्थ का अनुकरण करके उसकी प्रतिकृति बनाना, उस जैसा बनाने का भाव अनुकृत पोत के अंतर्गत आता है। प्रकृति में
अनुकृत पदार्थों को चित्रित करते समय उनके धरातलीय गुणों का आभास या भ्रम कराना इस प्रकार की पोत की श्रेणी में आता है। यदि भारतीय लघु चित्रों का अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि पोत का प्रयोग अनुकृति के आधार पर होते हुए भी अलंकृत बन पड़ा है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा है सृजित पोत। यह दोनों पोतों से पूर्णतया भिन्न है। जो पूर्वोक्त प्राप्त या प्राकृतिक पोत और जो अनुकृत पोत है, उन दोनों से सृजित पोत भिन्न होता है। कलाकार अपने यंत्र और साधनों की सहायता से इस पोत का निर्माण करता है। यह पूर्णतया नयापन लिए हुए होता है। पोत पानी और तेल रंग परस्पर लगाने से, मोटे रंग लगाने पर, अन्य पोत संसाधनों के लगाने पर यह कल्पना जल्दी ही नई सतह तथा धरातल का निर्माण करता है। चित्रकर्म एक सृजनशील कार्य है, अतः कलाकार नए नए पोतों का सृजन करता है। तो सृजित पोत के अंतर्गत कलाकार नए पोतों का सृजन अपने यंत्र और साधनों और माध्यमों या रंगों के आधार पर करता है। यह सृजित पोत के अंतर्गत आता है। और इस सृजित पोत के अंतर्गत कलाकार एक तरह से के हैबर, जगदीश स्वामीनाथन, राजस्थानी कलाकार को देखें, पी.एन. चोयल जी की कृतियों का यदि हम अध्ययन करें या आधुनिक अन्य कलाकारों की चित्रकृतियों का अध्ययन करें तो पोत विधि के प्रति वो कितने सचेत थे, यह प्रमाणित होता है। जो पोत है उसको हमें संभावित यंत्र, पेंसिल, स्याही, तेल, क्रियोन, पोस्टर रंग, जल रंग, तेल रंग के आधार पर एक तरह से प्राप्त करते हैं। संभावित जो चित्रभूमि है वो प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, कपड़ा, मैसोनाइट बोर्ड, रेगमार, कागज इत्यादि इनकी चित्रभूमि है। पोत की सामान्यतः संभावित जो चित्रभूमि है, संभावित जो विधि है पोत प्राप्त करने की, वो टपकाना, रगड़ना, स्पर्श, घुमाना, दबाना, फाड़ना, जलाना इत्यादि इसकी पोत प्राप्त करने की सामान्यतः संभावित विधि है। तो पोत प्राप्त करने के जो संभावित यंत्र, संभावित चित्रभूमि और संभावित विधि है उसको हमने देखा। और पोत और अंतराल का भी परस्पर आपस में संबंध है। पोत एवं अंतराल के संबंध को देखें तो हम चित्र में अंतराल की एक सत्ता को पोत की सहायता से भंग किया जा सकता है और इस प्रकार उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि दो आकार, परिमाण तथा रचना में एक समान है तो पोत द्वारा असंतुलन प्राप्त किया जा सकता है। कोलाज, विभिन्न पदार्थों का चित्रभूमि पर जोड़कर संयोजन करना का विकास पोत के प्रति रुचि और पोत तथा अंतराल के परस्पर महत्व के कारण ही कला की अभिव्यक्ति का माध्यम बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से पोत किसी भी वस्तु के धरातल के गुण को स्पष्ट करता है। किसी भी वस्तु है, किसी भी पदार्थ है, उसके जो धरातल का वास्तविक गुण है वह पोत कहलाता है। हम किसी भी धरातल का अध्ययन करते हैं या देखते हैं साधारणतया तो वह धरातल प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, वो सब इसके अंतर्गत आता है। उस धरातल के अपने गुण होते हैं। वह धरातल या तो सामान्यतः बिल्कुल चिकनापन लिए हुए होता है, या उसका धरातल खुरदरापन लिए हुए होता है, या बिल्कुल उबड़ खाबड़ धरातल होता है, या धरातल में कुछ उभार होते हैं और कुछ गहरापन लिए हुए धरातल होता है। इन सभी प्रकार के धरातलों का अध्ययन हम पोत की सहायता से चित्रकृति में उपयोग में लाते हैं। और साधारणतः इन धरातलों के आधार पर ही पोत सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्राप्त या प्राकृतिक पोत, द्वितीय अनुकृत पोत और तृतीय सृजित पोत। कलाकार अपने प्राप्त पोत एक तरह से प्राकृतिक पोत कहलाता है और मानव निर्मित पोत, प्राकृतिक और मानव निर्मित पोत अर्थात कृत्रिम पोत, दोनों तरह के पोत प्राप्त पोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक पोतों को देखें तो एक तरह से फल, पत्ती, वृक्ष की जो तना है यह सब इसके अंतर्गत आता है। और लकड़ी का जो धरातल है यह सब प्राकृतिक पोत के अंतर्गत आता है। और अनुकृत और कृत्रिम पोत, इन सब का जो अध्ययन है वह प्राप्त या
प्राकृतिक पोत के अंतर्गत होता है और अनुकृत पोत कृत्रिम और प्राकृतिक पोतों की अनुकृति बनाने के लिए कार्य करता है। वह अनुकृत पोत जो पूर्व में हमने प्राकृतिक और कृत्रिम पोत पढ़े, उनका अध्ययन किया, उनकी चित्रकृति में अनुकृति बनाने के लिए काम में आता है। और सृजित पोत एकदम नया पोत का सृजन करना है। इसमें कलाकार अपने यंत्र और साधनों की सहायता से नया और यंत्र साधन धरातल और विधियों की सहायता से नया पोत जो प्राप्त करता है वह सृजित पोत के अंतर्गत आता है। और किस तरह से तीनों पोत कलाकृति के लिए आवश्यक हैं, इनके द्वारा अंतराल की एक सत्ता को भी भंग किया जा सकता है। कोलाज पोत प्रयोग का अच्छा उदाहरण है एक तरह से। और आधुनिक जो कलाकार हैं अपनी चित्रकृतियों में किस तरह से सृजित पोत का पूरे एकदम नयापन लिए हुए पोत का किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, यह एकदम महत्वपूर्ण है एक तरह से पोत। और आज के कलाकार ने टेक्सचर पोत, जिसको साधारणतः अंग्रेजी में टेक्सचर कहते हैं, यह बुनावट भी होता है। किसी भी वस्तु की धरातल की जो बुनावट होती है, जो उसका बनना होता है, यह सब पोत के अंतर्गत आता है। और आधुनिक कलाकार ने अंतराल और पोत का आज जिस तरह से प्रयोग किया है वह विलक्षण है। और मात्र पोत और अंतराल में पोत का अद्वितीय प्रयोग करके कलाकार ने अपनी कलाकृति को प्रखर रूप दिया है, उसकी प्रभाविता को द्विगुणित किया है। वह एक तरह से महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो हम साधारणतः पोत के बात करते हैं तो पोत का जो अध्ययन है, वो जो पोत है उसको प्राप्त करने के लिए जो सामान्यतः यंत्र होते हैं, हम देखते हैं कि माध्यम क्या कहते हैं, माध्यम है, चित्रभूमि है और माध्यमों का प्रयोग करने की विधि। माध्यम और तकनीक, चित्रभूमि, माध्यम और तकनीक, ये तीन तत्व ऐसे हैं जो पोत की खोज करते हैं, पोत को बनाते हैं। तो चित्रभूमि साधारणतः वह होती है जहाँ चित्रकार अंकन कार्य कर रहा होता है। यह साधारणतः प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, कपड़ा, कैनवास, बोरी का टाट, मेसोनाइट बोर्ड, रेगमार इत्यादि अलग अलग धरातल हो सकते हैं। कागज में भी हैंडमेड पेपर, ऑयल शीट, इस तरह की धरातल हो सकते हैं। और अन्य कोई भी धरातल हो सकता है, भित्ति भी हो सकती है यहाँ पर। और जो उसका माध्यम होता है, माध्यम मतलब रचना सामग्री, वह पेंसिल, स्याही, तेल रंग, क्रियोन्स कलर, पोस्टर रंग, जल रंग या ऑयल पेस्टल कलर या एक्रेलिक कलर इत्यादि इसके संभावित रचना सामग्री होती है जिनकी सहायता से हम पोत को प्राप्त करते हैं। और उनकी जो प्रयोग करने की विधि है, जो तकनीक है, वो टपकाना, रगड़ना, स्पर्श करना, घुमाना, दबाना, फाड़ना, जलाना इत्यादि, ये जो इन रचना सामग्रियों को चित्रभूमि पर प्रयोग करने की ये जो विधि है, इसके आधार पर हम अलग अलग तरह के पोत प्राप्त करते हैं। और वो प्राप्त पोत एक तरह से कलाकृति को ऊर्जा देते हैं और उस ऊर्जा का प्रभाव समुचित कलाकृति को अपने आगोश में लेकर के उसकी प्रभाविता को द्विगुणित करता है। इस तरह से पोत कलाकृति की महत्ता का एक निर्णायक तत्व है। और चित्रकला के तत्वों के अंतर्गत पोत अपना महत्वपूर्ण आधार रखता है। इसके बगैर कलाकृति की प्रभाविता एक तरह से इतनी प्रखर नहीं हो पाएगी, उसमें पोत का अभाव खटकता रहेगा। अतः पोत किसी भी कलाकृति के लिए, किसी भी चित्रकृति के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में सदैव विद्यमान रहता है। इसके बगैर कला या चित्रकृति अधूरी है। अतः पोत की प्रभाविता चित्रकला के तत्वों के अंतर्गत सदैव बनी रहेगी। पोत एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखता रहेगा। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।